अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसको इन शॉर्ट हम SDLC भी कहते हैं। बेसिकली जब आप इसको रीड करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि जो हम डेटाबेसेस को डिस्कस करते आए हैं, कोई भी हम कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप करते हैं तो सिस्टम की जो डेवलपमेंट है और उसका कंप्लीट होल लाइफ साइकिल कि उसकी लाइफ जितनी चलती रहेगी उस दौरान जितने भी प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट से लेकर उसके सिस्टम की डेवलपमेंट से लेकर उसकी लाइफ साइकिल तक कंप्लीट एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर रहते हुए हम सिस्टम को डेवलप करते हैं और उसके डिफरेंट फेजेस से होता हुआ आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली SDLC एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और जिसके अंदर हम कोई भी सिस्टम जो है वो क्वालिटी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है हम इसके अंदर उसको डेवलप करते हैं। जब हम इस सिस्टम को डेवलप करते हैं तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। हम उसकी सिस्टम की लाइफ के अंदर जितनी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये कि जो उसकी कॉस्ट है या जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्लान्ड होना चाहिए। उसके अंदर अगर किसी किस्म की चेंजेस आपने करनी है तो वो किस तरह से आपने करनी है। तो इन शॉर्ट आप एक नया सिस्टम को जब डेवलप करते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैंने एंड पे जैसे लिखा है कि SDLC जो है वो 7 फेजेस हैं इसके, और हम इन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे डिफरेंट फेजेस हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमने एक 3 लेवल आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो वो आपकी चीज़ एकदम से नहीं बन जाती। आप उसको डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट लेवल्स के अंदर इसको बनाते हैं। इवन रियल लाइफ के अंदर भी आपको इस चीज़ का पता है कि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो एकदम से नहीं बन जाती। हम उसको प्रॉपर एक जो है वो प्लान तरीके से चलते हैं, उसको डिफरेंट फेजेस में लेके चलते होते हैं। तो इवन आप अपनी जो है आपकी जो है डिग्री है, अब देखें इसके डिफरेंट सेमेस्टर्स हैं। आप इनिशियली आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट में इनिशियली मोस्टली जो है वो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर जब आप फाइनल में जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जर्नी है आपकी वो डिफरेंट फेजेस में कंसिस्ट करती है। आपको उन्हीं फेजेस के हिसाब से जो है वो डील किया जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास 7 फेजेस हैं: सिस्टम प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। हम इन स्टेप्स को जो है फेजेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फेज है वो सिस्टम प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन है कि आप सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनकी एक हिस्ट्री है, मोस्टली कुछ फाइल सिस्टम के ऊपर अभी स्टिल जो है वो रन कर रही हैं। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आप बिल्कुल न्यूली बिल्ड होती हैं, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहाँ पे डील कर रहे होते हैं। तो एक प्रिलिमिनरी प्लान मतलब एक इब्तदाई प्लान आप लेते हैं, स्टार्ट से स्क्रैच से उसका एक प्लान लेते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट आप एक सिस्टम को लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को और उसको स्क्रैच से जो है वो आप इन डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। और जो इसमें ये होता है कि आप डिटेल के अंदर उसको बताते हैं कि मैं इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसके अलावा जब आप इस सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, आप फाइंडिंग्स की स्टेज के ऊपर होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो ये होता है कि क्या आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या आपके पास टाइम है कि आप इसको डेवलप कर सकें। उसके अलावा ये है कि इसके कॉस्ट, कि आपके पास बजट कितना है। अगर आप सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं तो आपके पास इसका कितना बजट है, इसके ऊपर जितना बजट लगेगा क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
फिर ये बात भी आपने देखना होता है बेनिफिट्स से क्या मुराद है कि अगर आप सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्या इसका आपको फ़ायदा होगा या आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अलावा आपने ये भी देखना होता है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट आपके मार्केट के अंदर जो कम्पिटिटर्स हैं, क्या उस उन तक अप्रोच कर सकेगी, क्या उससे अच्छे बेटर रिजल्ट आपको जो है वो प्रोड्यूस करके दे सकेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद कैसे उसको आपने इम्प्रूव करना है, मॉडिफाई करना है, इन चीज़ों को देखने के बाद फिर आपने उसके रिसोर्सेज देखे कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए कि नहीं, फिर आपके पास बजट है या नहीं है, या दूसरा उसके बाद आपके पास जो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं आप उसके अंदर उसको कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बेनिफिट हैं नहीं हैं, क्या मार्केट के अंदर ये कंपटीटर्स के साथ आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप इस फेज के एंड के ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उस रिपोर्ट को कहा जाता है एज अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। मतलब कि आपने सारे सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया, सारी चीज़ों को, कॉस्ट को, टाइम को, बेनिफिट्स को, रिसोर्सेज को और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, कंपटीटर्स के साथ compete करने के लिए, सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप इन दी एंड ये बताते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इस फेज़ के ऊपर या तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं और फर्दर इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, या इसको इसी स्टेज के ऊपर अगर वो सिस्टम जो है वो फिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके जो नुकसान ज़्यादा हैं, उसके फ़ायदे कम हैं और ज़्यादा बजट इसके ऊपर लगेगा, तो इन दी एंड आप बताते हैं कि जो आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है या प्रपोज प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्टेड है। जब आप इस ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी आपका जो प्रपोज सिस्टम है वो एक्सेप्टेड है, तो हम फर्दर फिर जो है वो नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि आपका सिस्टम एनालिसिस का और रिक्वायरमेंट का फेज़ कहलाता होता है। आप इस फेज़ के अंदर जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट की, आप उसको यहाँ पे डिटेल के अंदर जो है वो बताते हैं और बताते हैं कि जो एंड यूज़र्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नए सिस्टम से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। मतलब सिस्टम एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट्स आपने पहले उनके एनालिसिस किए है, जो एंड यूज़र है उसकी एनालिसिस की है कि वो अगर नया सिस्टम बनाने जा रहा है तो उसकी उस सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशंस है। फिर आप उन्हीं एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है आप फिर उसकी प्रोटोटाइप्स को डिज़ाइन करते हैं नए सिस्टम की, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप उस नए सिस्टम को जो है वो वहाँ पे डिफ़ाइन करती हैं और सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपको इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या रिसोर्सेज जो हैं वो आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, उसकी प्रोटोटाइप्स डिफ़ाइन करने के बाद कि न्यू सिस्टम को बिल्ड करने के लिए मुझे क्या-क्या प्रोटोटाइप्स, क्या-क्या रिसोर्सेज, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के बाद इस सिस्टम की एंड के ऊपर भी एक रिपोर्ट पेश की जाती है। जैसे मैंने लास्ट सिस्टम जो फेज़ है उसके बारे में कहा कि इन दी एंड आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करते हैं। इस फेज़ के एंड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसको एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो कहा जाता है, और उसके अंदर आप बताते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फंक्शनल, नेटवर्क रिक्वायरमेंट, सिस्टम और किसी भी जो आपको उस सिस्टम को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो आप उसको इन द एंड ऑफ दिस फेज सबमिट करते हैं कि इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आफ्टर एनालिसिस मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए। फिर आगे फर्दर जो है वो मूव किया जाता है। जो हमारा थर्ड फेज़ है वो सिस्टम डिज़ाइन के बारे में है। आपने पहले जो है वो सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया, फिर उसकी एनालिसिस किए, रिक्वायरमेंट डिफ़ाइन की, फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है आप सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। जो भी नेसेसरी उसमें फ़ीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो हैं वो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र इंटरफेसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो हैं वो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका प्रीवियस फेज़ था उसके अकॉर्डिंग। और जो लास्ट फेज़ के अंदर एसआरएस डॉक्यूमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो है आप सिस्टम की लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो कोई एक प्रॉपर प्लान प्लान देते हैं और ट्रेनिंग का, मेंटेनेंस का
और डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन प्लान जो है वो इन दी एंड ऑफ फेज जो है आप इसको भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर जो चौथा फेज है हमारे पास वो सिस्टम डेवलपमेंट का है। एक्चुअल कोडिंग जो है वो आपके सिस्टम की प्रोग्राम की जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप उसके लिए कोई प्रोग्रामर हायर करते हैं, आप उसके लिए कोई डेटाबेस डेवलपर को हायर करते हैं, आप उसको फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं कि आपके पास उसकी जो आपने सिस्टम इन्वेस्टिगेट किया, फिर जो है वो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस किए, फिर आपने उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आप उसके ऊपर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं और डेवलपमेंट के लिए आपको डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामर्स और डेटाबेस डेवलपर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट, जैसा कि हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है, कि आप एक प्रॉपर वे से हर लेवल के अंदर उस चीज़ को डेवलप करते हैं। तो जो आपका फ्लो है कि आपने किस तरह से इसको डेवलप करना है, तो आप ताकि उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें, आप अपने सिस्टम की यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका सिस्टम एक डेवलप हो जाता है, नेचुरल बात है, जब आप एक नई चीज़ को बना लेते हैं, जब आपके पास एक कोई नई चीज़ डेवलप हो जाती है, तो अब आप उसको इंटीग्रेट भी करते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसकी टेस्टिंग जो है वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, आप इसकी टेस्टिंग जो है वो एज अ होल सिस्टम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, या फेजेस इंडिविजुअल फेजेस की फॉर्म के अंदर आप इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसके अंदर सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, जो प्रोसीजर हैं आप उसको फॉलो करते हुए इसको जो है वो फिर टेस्ट करते हैं, और इस पर्पज़ के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस जो प्रोफेशनल्स हैं मोस्टली वो इस चीज़ को जो है वो टेस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आपका प्रपोज सिस्टम है, आपने जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया है, वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये भी हो सकता है कि अब आप अपने उस सिस्टम को एक दफ़ा टेस्ट करें, बट जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप अपने सिस्टम को बार-बार चेक करते हैं, बार-बार जो है उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके अंदर किसी किस्म के बग्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आप इसको इंडिविजुअली फेजेस के फॉर्म के अंदर भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं और एज अ होल भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास एक चीज़ टेस्ट हो जाती है, आप कहते हैं जी उसके अंदर किसी किस्म के बग्स या एरर नहीं है, तो फिर आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपका जो डेवलप सिस्टम होता है वो रेडी होता है और इंस्टॉल करने के लिए आप उसको फिर जो है वो यूज़ करते हैं, उसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस फेज के अंदर आप पुराने सिस्टम के साथ नए सिस्टम को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब आप इस फेज के ऊपर जाते हैं, आपका सिस्टम रेडी है, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और पुराने सिस्टम की जगह आपने न्यू सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है, तो डेफिनेटली क्योंकि आपका एक प्रॉपर इंटरफेस चेंज हुआ है, प्रॉपर उसका जो वे ऑफ यूज़ जो है वो चेंज होता है, तो इस पर्पज़ के लिए एंड यूज़र्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है कि वो उस नए जो डेवलप सिस्टम है उसके साथ फेमिलर हो सकें। तो इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। इन दी एंड जो है वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस डेटाबेस का सब जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो यही था कि आपका सिस्टम अप टू डेट होता रहता है, मेंटेन होता रहता है, ठीक है। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साथ जैसे आप आपके सिस्टम के अंदर कोई जो चेंजेस आती हैं, कोई नए फीचर्स आप उसके अंदर ऐड करते हैं, कोई नए सिस्टम के अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स आप उसके अंदर ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र डिमांड, तो फिर आपका वो जो सिस्टम है वो टाइम टू टाइम जो है वो उसके अंदर मेंटेनेंस आती जाती है। आप अपने सिस्टम को जो है वो टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, या आपके उस सिस्टम के अंदर कोई सजेशंस आती हैं, कोई या उसमें एरर आते हैं, आप उनको अगर रिजॉल्व करते हैं, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं, तो फिर आप उनको जो सॉल्व किए हैं अपने इश्यूज, या आपके पास जो कुछ एरर्स थे, या आपके पास एक यूज़र की सजेशन थी, उसके बाद आप उनको फिर दोबारा जो है वो सिस्टम के अंदर अपडेट करते हैं, आप उस सिस्टम के साथ उसको मेंटेन करते हैं, ताकि अगर वो कुछ एरर्स आए हैं तो वो नेक्स्ट जो है वो एरर्स फिर ना आए। तो जो जो सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट होती है, जो जो उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, वो आप उस सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म जो है आपको उसके अंदर फॉलो करना होता है और आपने उस सिस्टम को अपडेट करना होता है, उसके अंदर लेटेस्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको टाइम टू टाइम उसके साथ वहाँ पे अपडेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगे हैं तो चैनल के जो है वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।